हेलो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटेड टू साइंटिफिक मैनेजमेंट से है। आज के वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वो डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने बनाया जहाँ पे मैंने हेनरी फॉयल के 14th प्रिंसिपल एंड नेचर एंड इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस किया है इन डिटेल में। वो दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, तो आपका एक चैप्टर पूरा फुली कंप्लीट हो जाएगा। आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस विथ नोट्स के साथ मिल जाएंगे, जो काफ़ी ईजी होगा आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन करने के लिए। हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर मैं कुछ मिस आउट करता हूँ या आपके पास कुछ एग्जांपल्स है कुछ पॉइंट्स के, तो वो जरूर आप कमेंट में करके बता सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किसने किया था? FW टेलर ने किया था, दैट इज फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने। उनका जो बॉर्न हुआ था 1856 में हुआ था, और एक्चुअली एज अ इंजीनियर, जो इनका फील्ड वर्किंग फील्ड था वो एज अ इंजीनियर था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो स्टार्ट किया था अपना जो है करियर, और जो मिडवेल स्टील कंपनी में क्या करते थे, वर्क करते थे। और आफ्टर देयर एक्सपीरियंस, मतलब वो वर्क किए और उनको जो एक्सपीरियंस मिला उसके बेस पे उन्होंने जो फील्ड में काम किया है वो फील्ड के हिसाब से उन्होंने बोला कि हम कैसे कोई भी जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, मतलब आउटपुट इफिशियंसी कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके बेस साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल। पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, ये जो है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। उसमें अगर देखा जाए 4 प्रिंसिपल है, लेकिन जो बुक में दिया है वो थोड़ा सा 2 प्रिंसिपल एक्स्ट्रा कर दिया, बिकॉज ये मेंटल रेवोल्यूशन का हार्मोनी में ही इंक्लूड था, बट हम लोग पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। पहले कौन सा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। अब देखो, ये जो रूल ऑफ थंब होता है ये एक्चुअली फिजिक्स का कंसेप्ट है, जिसमें बोला जाता है कि एनर्जी ऐसे पास होता है, ठीक है, वो फिर बाद में ऐसे रिएक्ट होता है, फिर अगर ऐसे करेंगे तो रिएक्ट होता है, मतलब दैट इज अ फिजिक्स कंसेप्ट की जो होता है रोटेट होता है अगर हम चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट में हमको क्या समझना है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे एक डिक्टेटरशिप मैनेजर है, तो उससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्शन है वो कभी इंक्रीज नहीं होगा, इफिशिएंसी कभी नहीं बढ़ेगी, ना हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। हमको क्या करना है? साइंस फॉलो करना है। साइंस मतलब उन्होंने क्या बोला, एक सिस्टमेटिकली हमको क्या करना है, स्टडी करना है कि एक पर्टिकुलर जॉब को मतलब करने के लिए कितना वक्त लगता है, उसके अंदर क्या अननेसेसरी चीज़ें हैं, कितना हमको लेबर्स को ब्रेक देना है, ये सारी चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाता है। हम क्या कर सकते हैं, ये स्टडी करने के बाद, मतलब वर्क स्टडी करने के बाद हम ये बता सकते हैं कि हमको वो जो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है या पर्टिकुलर जो रिसोर्सेज है उसको हम कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये रूल ये भी बोलता है कि कोई भी चीज़ हमको प्रोड्यूस करने से पहले उसको हमको ये टेस्ट नहीं करना है, ऑलरेडी हमको स्टैंडर्डाइज जो स्टैंडर्ड है वो हमको फॉलो करना है। मतलब कुछ ऐसे टेक्निक्स जो ऑलरेडी जिससे हमको आउटपुट ज़्यादा मिले वही हमको फॉलो करना है, मतलब उसके कॉज एंड इफेक्ट क्या है वो चीज़ हमको पहले ही क्या करना है, डिसाइड करना है, फिर उसके बाद वो चीज़ को अप्लाई करना है। ये था साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। अंडरस्टूड? आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। इसके अंदर मैंने जो डिस्कस किया है। सेकेंड पॉइंट है जो हार्मोनी नॉट डिस्कार्डेड। अब देखो यहाँ पे हार्मोनी बोला है, दैट मीन्स वर्किंग इन अ पीस। अभी देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है और वर्कर होता है, ठीक है। वर्कर क्या बोलता है कि इतना काम करने के बाद सैलरी कम मिलता है, ये मैनेजमेंट अच्छा नहीं करता है, जो भी है, मतलब दे थिंक नेगेटिव अबाउट द मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट सेम क्या करता है, वर्कर के ऊपर जो है नेगेटिव थिंकिंग करता है कि ये ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं, इनको इतना सैलरी मिलता है। दैट मीन्स दोनों के बीच में क्या है, जो है नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ कॉपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक अच्छा कॉपरेशन होना चाहिए, जिससे अगर एक प्रॉपर कॉपरेशन रहेगा तो वर्क जो होगा वो प्रॉपर जो है कंप्लीट होगा, और हम इफिशियंसी भी क्या कर सकते हैं, लेबर्स का इंक्रीज कर सकते हैं, और जो रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब FW टेलर का ये कहना था कि देयर मस्ट बी हार्मोनी बिटवीन दी डिपार्टमेंट्स और बिटवीन दी मैनेजमेंट एंड जो एम्प्लॉय और वर्कर के बीच में क्या होना चाहिए, एक हार्मोनिक पीस होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ कॉपरेशन बिटवीन डिपार्टमेंट। उससे क्या कर सकते हैं, हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? उसके बाद थर्ड है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन मतलब होता है चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ द वर्कर और मैनेजर। जैसे मैंने यहाँ पे बोला
सेकंड पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया कि वर्कर सोचता है मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो, मैनेजमेंट सोचता है वर्कर प्रॉपर काम नहीं करता है, ठीक है, दोनों का नेगेटिव है। सो मेंटल रेवोल्यूशन दैट मीन्स उनका एटीट्यूड चेंज करना। एटीट्यूड मतलब उनके माइंड में जो है पॉजिटिव इंपैक्ट करना कि हाँ जो हम काम कर उसका हमको अप्रिशिएशन मिल रहा है, ये कंपनी अच्छा है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो ये जो होता है मेंटल रेवोल्यूशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मैनेजमेंट के हिसाब से, FW टेलर के हिसाब से उनका ये कहना था कि अगर हम मेंटल रेवोल्यूशन करेंगे तो उससे क्या होगा कि एक एम्प्लॉय को जो है कॉन्फिडेंस और एक एम्प्लॉय का जो है मोटिवेशन, इंकरेजमेंट मिलेगा और उससे क्या करेगा, वो काम प्रॉपर करेगा। तो उससे हम उसकी एफिशिएंसी जो है, वो कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। सो एटीट्यूड इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद फोर्थ है कॉपरेशन नॉट एन इंडिविजुअल। अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, देखिए ये दोनों पॉइंट है जो सिमिलर आप बोल सकते हो। इसके लिए मैंने बोला 4 ही प्रिंसिपल होते हैं अगर आप देखोगे। सो कॉपरेशन दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस, देयर मस्ट बी अ कॉपरेशन बिटवीन दी जो है डिपार्टमेंट, मैनेजर और वर्कर के बीच में एक कॉपरेशन होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हम जो भी रिसोर्सेज है, जो भी वर्क है, वो हम इफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं और इफिशिएंसी जो है इंक्रीज कर सकते हैं। सर बार बार आप इफिशिएंसी बोल रहे, इफिशिएंसी मतलब होता है जो आउटपुट है, जो उत्पादन है उसके अंदर इंक्रीज करना। और इंक्रीज कब होगा, जब हम वेस्टेज कम करेंगे। और वेस्टेज अब हम कब करेंगे, जब हम ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे। अंडरस्टूड। तो ये जो है कॉपरेशन नॉट इन इंडिविजुअल। फिर उसके बाद डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो वर्क है अकॉर्डिंग टू FW टेलर उनका ये कहना था कि जो वर्क है दैट मस्ट बी डिवाइडेड। क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए अमंग दी वर्कर के हिसाब से, जैसे हमने 14 प्रिंसिपल में डिस्कस किया था। बट दैट इज फॉर मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या है, एफिशिएंसी, रिसोर्सेज को हमको कैसे यूटिलाइज करना है उसके बेस पे है। सो क्या होना चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, दैट मस्ट बी जो है डिवाइड होना चाहिए। फिर 6 पॉइंट क्या बोलता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब होता है ओनर, ओके। एम्प्लॉय मतलब होता है जो सबऑर्डिनेट, जो लेबर होता है। सो क्या बोलता है, ग्रेटर एफिशिएंसी और मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। अब जाहिर सी बात है, अगर आप किसी लेबर से उम्मीद करते हो कि भाई वो ज़्यादा प्रोड्यूस करे, तो उससे पहले उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा और उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी दैट मीन्स जो है इंसेंटिव्स देना, एक्स्ट्रा जो पे देना, और नॉन मॉनेटरी मतलब जैसे रिकॉग्निशन, अवार्ड दे देना, जो है एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट होता है। सो उसको मोटिवेट करना है, उसको ट्रेनिंग देना है। तो जब सारी चीज़ें उसको समझ में आ जाएगी तो वर्क भी क्या करेगा, वो प्रॉपर करेगा, उसके अंदर एरर नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉय विल बी हैप्पी एंड एम्प्लॉयर विल ऑल्सो बी हैप्पी, क्योंकि दोनों का बेनिफिट है। सो इसके लिए FW टेलर का ये कहना था कि हमको टाइम के हिसाब से क्या करना चाहिए, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए एम्प्लॉय को, और उससे क्या होगा, एम्प्लॉय जो है प्रॉपर वर्क करेगा और हम उस रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उससे हम जो कैपेसिटी है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। सो दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। इसका जो नोट्स है वो डिटेल में आप रीड कर लीजिए मेरे वेबसाइट पे जाके। मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एक पॉइंट आना चाहिए तो माइंड क्लिक करना चाहिए, ठीक है। और जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था, जैसे अभी इनिशियल वर्ड है वो आप क्या कर सकते हो कि फर्स्ट इनिशियल वर्ड लिख के आप याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे MSc देखो MSc, तो क्या हो गया, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, उसके बाद क्या है मेंटल रेवोल्यूशन, और उसके बाद फिर क्या सी कॉपरेशन, ओके, नॉट इंडिविजुअल। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आता है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे कुछ अपना भी अलग से इनिशियल वर्ड से आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, देखो टेक्निक्स ऐसा होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है, जो इफिशियंसी है, उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कौन सा ऐसा टेक्निक्स यूज़ करें, कौन सा ऐसा मेथड यूज़ करें जिससे हम ज़्यादा प्रोड्यूस करें, जिससे उत्पादन ज़्यादा हो, जिससे हमारा रिसोर्सेस सही तरीके से यूटिलाइज हो। सो पहला टेक्निक क्या बोलता है, वर्क स्टडी। वर्क स्टडी मतलब होता है, इसके अंदर आप देखो, एक पहला आता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मतलब एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए कितना टाइम लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम स्टडी, ठीक है। मेथड, कौन सा हम मेथड फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, और कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हम इफिशिएंट काम कर रहे हैं, मतलब जिससे ज़्यादा उत्पादन हो, वही मेथड हमको यूज़ करना है। देखिए जैसे लेबर है, लेबर से हम काम करा रहे हैं तो ज़्यादा लेबर्स का रिक्वायरमेंट होगा, वही चीज़ हम मशीन से काम कराएंगे तो लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंसेंटिव है, तो उसके वजह से प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम ज़्यादा होगा। सो कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, वो मेथड क्या होना चाहिए, स्पेसिफाई होना चाहिए, और वो मेथड में ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए, और लिमिटेड क्या होना चाहिए, आउटपुट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, बट इनपुट क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइज होना चाहिए। उसके बाद मोशन ऑफ स्टडी, मतलब जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, जो वेस्टेज हो रहा है उसको क्या करना, कैसे रिड्यूस करना है, उसको कैसे आप निकाल सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन स्टडी। अब उसके बाद क्या है,
फैटिग स्टडी मतलब होता है कि हम जैसे एक लेबर कंसिस्टेंटली वर्क करता है, ठीक है, तो उसको हम कितना ब्रेक देते हैं, ठीक है, जिससे उसके ऊपर बर्डन, जिससे वो थके ना। अभी फैटिग दैट इज वो जो होता है टायर्ड हो जाना, ठीक है। तो वर्क स्टडी में क्या करना कि एक लेबर कितना कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसको ब्रेक दो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका इफिशियंसी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए आज हर कंपनी में अगर आप देखोगे तो मोस्टली 3 ब्रेक होता है, एक ब्रेकफास्ट के लिए होता है, एक लंच के लिए होता है और एक जो होता है स्नैक्स के लिए। 15 मिनट्स जो होता है स्नैक्स और ब्रेकफास्ट के लिए और 30 मिनट्स जो होता है लंच के लिए होता है। इससे क्या होता है कि बीच में ब्रेक मिलता है तो एम्प्लॉय का जो है वो काम बोलते हैं, आप बोल सकते हो कि इफिशियंसी उसका इंक्रीज होता है, फ्रीली फील करता है। तो ये एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो इफिशिएंट, जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज कर सकते हैं और हमारा इफिशियंसी जो प्रोड्यूस एक्स्ट्रा इंक्रीज कर सकते हैं। सो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया रहेगा। टाइम स्टडी, मेथड, मोशन एंड फैटिग ओके स्टडी। अब जो है सेकेंड पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। इसका मतलब ये होता है कि हमको क्या करना है, पहले से ही एडवांस में क्या करना है, डिसाइड करना है कि हम कौन सा जो है मेथड यूज करने वाले हैं, कौन सा हम ऐसे टेक्निक्स यूज करने वाले हैं जिससे हमारा जो उत्पादन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, जिससे हम इफिशियंसी इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे हम जो है आउटपुट वो इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, जो फ्रेडरिक विल्सन टेलर, इनका ये कहना था कि हमको पहले से एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है, एक पहले से टेक्निक जो पहले से डिसाइड होना चाहिए और उसके हिसाब से हमको क्या करना चाहिए, वो चीज़ को प्रोड्यूस, वो मेथड यूज करना चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। सो ये होता है। और उसके अंदर आप बोल सकते हो कि कैसे हम सिंप्लीफाई, कौन सा हम ऐसा स्टैंडर्ड बनाए जिससे सिंप्लीफाई हो, सिंप्लीफिकेशन रहे, जिसके अंदर ईजिली हम क्या कर सकते हैं, जो है आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं और जो रिसोर्सेज को उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोलता है साइंटिफिक सेटिंग, मतलब ये होता है कि पहले से ही क्या करना, ऐसे एक सिस्टमेटिकली जो है वो एक प्रोसेस सेट करना जिससे हम क्या कर सकते हैं कि वो टाइम को, एक पर्टिकुलर वर्क को कितना टाइम लगता है करने के लिए, जैसे हमने वर्क टाइम स्टडी में किया, वर्क स्टडी में किया, कि मेथड में किया, पहले से क्या करना, सेट करके रखना, जिससे हम क्या करेंगे, एक लेबर क्या होगा उसके हिसाब से वर्क करेगा और उसके कैपेबिलिटीज के हिसाब से हमको क्या करना है, जॉब असाइन करना है और उसको कैसे हम आउटपुट इंक्रीज करवा सकते हैं, क्या ऐसे मेथड यूज करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक टास्क सेटिंग। ये बेसिकली जैसे अगर आप एग्जांपल दोगे, जब मैं कंपनी में वर्क करता था तो हमको 1 घंटे का टारगेट मिलता था कि 10 पीस ऑफ वर्क या 20 पीस ऑफ वर्क क्या करना, हमको कंप्लीट करना है। सो एक टारगेट सेटिंग करना, उससे क्या होता है कि एक एम्प्लॉय जो होता है वो प्रॉपर जो है काम पे फोकस कर सकता है, उससे हम जो है टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हो तो ऑप्शन रहता है, सिस्टम रहता है, उसके अंदर आपको क्लिक करना पड़ेगा कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा हूँ, मैं वॉशरूम के लिए जा रहा हूँ, मैं लंच के लिए जा रहा हूँ, इतना टाइम में बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए। सो वो होता है सिस्टमेटिकली, वो ऐप रहता है, आप समझो एक स्क्रीन जिसमें आप क्लिक करके पता कर सकते हो कि हाँ आपने कितना घंटा काम किया, कितना आउटपुट दिया। तो एक सेटिंग रखना कि भाई इतना आउटपुट क्या करना है, उसको देना है एक पर्टिकुलर लेबर्स को, तो उससे हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। सो ये होता है साइंटिफिक टास्क सेटिंग। और उसके बाद है साइंटिफिक जो है सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। जाहिर सी बात है, हम कोई भी लेबर्स को सिलेक्ट करने के लिए देयर इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है भाई, उसको ये एक क्राइटेरिया, इसको ये स्पेसिफिकेशन है कि हमको किस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए, क्या क्या स्किल्स होना चाहिए वो मेंशन होना चाहिए। उसके बाद जो है उसका जो है इंटरव्यू प्रोसेस होना चाहिए, देखना चाहिए उसके कितना कैलिबर है, कैपेसिटी कितना है, क्या चीज़ हमारे जॉब्स के लिए उस चीज़ का जो है फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा है। एक बार वो कंप्लीट होने के बाद उसको सिलेक्ट करना और सिलेक्ट करने के बाद ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड करना कि एक्चुअल उसका जॉब क्या रहेगा, एंड फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसको जॉब के लिए जो है फ्लोर पे जो उसको ऑपरेशन में भेज सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर एक एम्प्लॉय क्या करेगा, प्रॉपरली फुल्ली प्रिपेयर्ड रहेगा, तो उससे वर्क क्या होगा, इंप्रूव होगा और उससे इफिशियंसी जो इंक्रीज कर सकता है। अब इसके बाद आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर के हिसाब से फंक्शनलाइजेशन इनका मतलब ये था कि हमको 2 डिवाइड करना है, जैसे प्लानिंग डिपार्टमेंट हमको करना है और प्रोडक्शन जो मैनेजमेंट, 2 हमको अलग अलग करना है, डिवाइड कर देना है और दोनों में 4 जो है अलोकेट करना, मतलब टोटल 8। अब इसमें प्लानिंग में क्या करना कि भाई ये डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्लान करेगा। F.W. टेलर का ये कहना था कि हम लेबर से प्लानिंग नहीं करवा सकते हैं, तो इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट रहेगा जो सिर्फ प्लानिंग करेगा और एक अलग जो रहेगा वो क्या करेगा, वर्क करेगा। सो प्लानिंग में बेसिकली क्या होता है, क्लर्क वर्क होता है, जो बताता है, प्लान करता है, रूट वर्क करता है, डायरेक्ट करता है, तो वो एक क्लर्क वर्क आ जाता है। प्रोडक्शन में क्या होता है कि जो बॉस रहता है वो डायरेक्ट करता है, वो कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्शन को, कैसे हम क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए इन्फेक्टर जो अलग अलग, मतलब ये 4 प्रोसेस रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा है गैंग बॉस, स्पीड, रिपेयर एंड इंस्पेक्टेड जो है बॉस, अलग अलग जो होता है जिसमें क्वालिटी इंप्रूव करना है, स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकता है, वो सारी चीज़ों का। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट अलग वर्क करेगा। तो इससे क्या होगा कि प्लानिंग वाला जो करेगा
और फिर प्रोडक्शन का, तो दोनों का जो है वर्क अलग अलग रहेगा। तो इससे लेबर क्या कर सकता है, फ्रीली वर्क कर सकता है, क्योंकि उसको प्लानिंग नहीं करना है, दे हैव टू डू ओनली वन जॉब, उनको एक जॉब असाइन है। तो इससे जो है प्रोडक्शन हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होता है डिफरेंट पीस रेट वेज प्लान। अब ये वेज प्लान मतलब ये होता है एफडब्ल्यू टेलर का ये कहना था कि जो वर्क ज़्यादा काम करता है, मतलब उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, वो डिसिप्लिन है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका जो वेज रेट है वो इंक्रीज कर सकते हैं। जिसका नहीं है तो उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। दैट मीन्स जो अच्छा काम करेगा उसको अप्रिशिएट मिलेगा, जिसको नहीं है तो उसको अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा, उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा। सो वेज रेट का होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए एज पर देयर जो है परफॉर्मेंस, एज पर देयर जॉब, जो है वो जितना वर्क करते हैं उसके हिसाब से। तो उससे क्या होगा कि एक लेबर क्या करेगा, जब अच्छा काम करेगा उसको ज़्यादा वेज रेट मिलेगा, तो दूसरा जो है लेबर्स वो देखेगा, तो उससे क्या होगा, दूसरे लेबर भी मोटिवेट होंगे। इन शॉर्ट में अगर आप देखोगे तो ये एफडब्ल्यू टेलर का कहना था कि जो जितना वर्क करता है उसके हिसाब से उसको उतना वेज रेट का होना चाहिए, डिफरेंट जो है हमको प्लान करना चाहिए। सो इससे क्या होगा कि एक जो प्रोडक्शन है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज अगर लॉजिकली आप देखोगे देयर विल बी अ कंपटीशन। एक जन को अगर इंसेंटिव्स मिल रहा है तो नेक्स्ट टाइम दूसरा ट्राई करेगा कि मुझे भी मिले, सो ही विल वर्क इफिशिएंटली इनडायरेक्टली। सो दैट इज डिफरेंट पीस रेट ऑफ वेज प्लान। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई रहेगी। अगर मैंने कुछ मिस आउट किया है या कुछ आपके पास एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है तो आप जरूर कमेंट में बता सकते हैं। एंड पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।